नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम साइंस के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। निम्न पहला प्रश्न है 111 नंबर, निम्न में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र गलत है? तो सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो देखें Na पर यूजुअली चार्ज कितना होता है +1, Cl पर -1। ये एक दूसरे के पैरों में जाएंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तब क्या बनेगा NaCl, या फिर यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो NaCl ये सही है। कैल्शियम क्लोराइड का क्या सिस्टम है? Ca, यूजुअली चार्ज कितना है Ca+2, Cl पर -1, ये एक दूसरे के पैरों में जाएंगे तब CaCl2, तो क्या आ जाएगा CaCl2। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये देख लीजिए, एल्यूमिनियम पर कितना होता है नॉर्मली Al+3, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पूछा है तो ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, तब ये एक दूसरे के से नीचे आएंगे तब इसको Al2O3। अगला क्या पूछा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में नॉर्मली मैग्नीशियम पर कितना होते हैं +2 और ऑक्सीजन पर -2, ये यहाँ से कट कर दो या एक दूसरे के नीचे ला के कट कर दो तो क्या आएगा MgO। तो Al2O3 आना चाहिए और MgO, ये दो तो सही थे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का AlO3 दे रखे हैं, इसका मतलब राइट आंसर ये है, क्योंकि अपन को क्या पूछे? गलत पूछे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO राइट आंसर है। तो A, B और D सही थे और C गलत था अपना। निम्न को सम्मिलित कीजिए। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक जो है स्रोत दे रखे हैं हमें, अपन को देखना है इनका सोर्स क्या है, किस किस से मिलते हैं। तो सिरका जो है इसके अंदर एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, तो इसका एसिटिक अम्ल का है 2 नंबर पे। संतरे में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं तो सिट्रिक अम्ल। इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नेटल का जो डंक है इसके अंदर मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन हो रहे हैं? ए का दूसरा मिल रहा है, बी का पहला मिल रहा है, सी का चौथा मिल रहा है और तीसरा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 पहला ही आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से भौतिक परिवर्तन की बात आती है तो दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली बात ये कि अवस्था परिवर्तन हो सकता है, अवस्था परिवर्तन हो सकता है। नया पदार्थ कभी भी नहीं बनेगा, नया पदार्थ कभी भी नहीं बनेगा। तो जल में साधारण नमक घुलना, जल में घुल जाए तो वो भी वो नमक का नमक ही रहेगा। जैसे मान लिया ये बीकर है, इसके अंदर मैंने वाटर डाला, इसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, घोल दिया। उसके बाद में मैंने इसके नीचे हीट लगाई, वाटर को उड़ा दिया, पीछे क्या बचा? नमक। तो मतलब नमक का नमक ही रह गया। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है पूछा है अपन को, तो ये तो है फलों से सलाद बनना। जैसे मैं बोलूँ ये आपके पास में मैंने कोई सेब दे दिया आपको और मैंने इसको काट दिया, तब ये अमरूद बन गया। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब फलों से सलाद बनाना वो भी अपने आप में एक भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बन जाना, मैंने बोला कि ये बीकर है, इसके अंदर आग लगाई, जल डाला, जल का ऊपर चला गया, तो जल जो है वो जल ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, तब ये भी भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी व कागज का जलना, लकड़ी व कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का। कैसे? ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखना। जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन को इंडिकेट करते हैं। जलने के अंदर जो है रासायनिक पदार्थ, नए रासायनिक पदार्थ बनते हैं, जिसमें नए पदार्थ बन जाते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो जलने के अंदर जो है नए रासायनिक पदार्थ बनते हैं, उस हिसाब से ये रासायनिक परिवर्तन का। अपन को पूछा है कि उदाहरण भौतिक परिवर्तन का नहीं है, तो डी नहीं है सर। प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है? गलत है। गलत पूछे। छिपकलियां मतलब क्या? रेप्टाइल्स या सरीसृप। सरीसृप, सरीसृप क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक। और क्या है? यूरियोटेलिक। सरीसृप केवल सरीसृप ही यूरिकोटेलिक होते हैं, पक्षी भी होते हैं, लेकिन अपन क्लासिफाई कर रहे हैं, एक होते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है,
तो सरीसृप यूरिकोटेलिक होते हैं क्योंकि यूरिक एसिड का स्रावित करते हैं। यूरियोटेलिक मानव यूरियोटेलिक है या मैमल्स या स्तनधारी जो है यूरियोटेलिक है क्योंकि वो क्या यूरिया का वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो है वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया को निकालते हैं, इसलिए यूरियोटेलिक हो गए। अमीनो अम्ल जो है जो अमोनिया को निकालते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, उनको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक बोलते हैं। तो मछलियां जो है वो अमोनोटेलिक होती हैं, पक्षी जो है यूरिकोटेलिक होते हैं। अब बात अपन को ये देखे, गलत पूछे, छिपकलियों का मुख्य उत्पाद यूरिया, यही गलत हो गया, पहला आंसर गलत है। यूरिया नहीं होता, यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। मानव अपशिष्ट को जल के रूप में, बिल्कुल सही है। और अर्धठोस यौगिक जो मुख्यतः यूरिया है, जो मुख्यतः यूरिया है, तो यूरिया अर्धठोस के रूप में अपन नहीं निकालते। इसका मतलब गलत पूछे तो ए और बी दोनों गलत आएंगे इसके अंदर। 114 नंबर के आंसर ए और बी दोनों हैं। आगे भी देख लेते हैं। पक्षी एक अर्धठोस यौगिक उत्सर्जित करते हैं जिसमें यूरिक अम्ल होते हैं। अपन ने बोला है कि यूरिकोटेलिक में कौन से आएंगे? सरीसृप आएगा, पक्षी आएंगे, तो ये क्या है? यूरिकोटेलिक हो गए। मछलियां अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती हैं, अमोनोटेलिक होती हैं। फिशेज, अधिकांश फिशेज जो है अमोनोटेलिक होती हैं, वे अपने आसपास समुद्री जल के अंदर अमोनिया को उत्सर्जित कर देती हैं। तो ये आज के साइंस के प्रश्न थे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जो पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है ये देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1946 और 30 अगस्त 1947। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो मेरे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर BR अंबेडकर। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करें तो मेरे दोस्तों इस समिति में जो सदस्य थे उनमें अलादी करसन स्वामी अय्यर का नाम आता है। अलादी करसन स्वामी अय्यर है, इनका नाम आता है। इसके अलावा गोपाल स्वामी आयंकर का नाम आता है, गोपाल स्वामी आयंकर का नाम आता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है मोहम्मद सादुल्ला का नाम आता है, मोहम्मद सादुल्ला। और उसके बाद में KM मुंशी का नाम आता है, KM मुंशी के बाद में माघव राव का नाम आता है, ये बाद में आए थे BL मित्र के स्थान पर। और उसके बाद में नेक्स्ट है मेरे दोस्तों TT कृष्णमचारी का नाम आता है, ये भी DV खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। तो इन 7 सदस्यों ने मिलकर संविधान का प्रारूप तैयार किया था। लेकिन इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 132 है। प्रश्न नंबर 132 क्या कह रहा है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, सचिव नहीं है भाई, ये सचिव है, सचिव कौन थे? मेरे दोस्तों मुख्य सचिव है, इसकी नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। इसी को अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है। ये प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री को क्या देता है? सलाह देता है। और प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन थे। और वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो कौन है? तो मेरे दोस्तों श्रीनिवासन है, वी श्रीनिवासन है, वी श्रीनिवासन। ये वर्तमान में मुख्य सचिव है। और पहले कौन थे? के राधाकृष्णन थे। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, इनके मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इस प्रकार से पॉलिटी से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो कंप्लीट। हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाला पेपर सॉल्व करते हैं। मैं आपका केटी सर। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। देखो वेयर आर यू गोइंग, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो सेड टू को आस्क्ड कर देंगे, जो सब में ही है, टोल्ड में नहीं है तो ये गलत हो गया। और WH वर्ड से है तो वेयर से जोड़ेंगे उसी WH वर्ड से, तो वेयर वेयर वेयर। अब वेयर के इन सब सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वेयर के बाद, और सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, जो आई हो जाएगा। और आई इसमें दिया हुआ है, इज एम आर को वॉज वर्क करेंगे तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पैसिव वॉइस का है। मस्ट हैव टेकन दिया हुआ है, वर्ब देखो और पैसिव वॉइस बना दो।
मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है तो मस्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मस्ट हैव बीन। और मस्ट हैव बीन किसमें दिया हुआ है, बी में, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आर्टिकल का हो गया। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव साथ में द का यूज होता है, तो इसका आंसर आप सी कर देंगे, द बेस्ट। इकोनॉमिक्स ये एक विषय का नाम है और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यानी टेंस का क्वेश्चन मान लीजिए, इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी तो इज होगा। अगर आपका आंसर वहाँ आर दे रखा हो तो मत मानना, इज ही करना। इकोनॉमिक्स, मैथ्स ये दिखने में प्लूरल होते हैं बट जब वर्ब सिंगुलर आती है तो सिंगुलर वर्ब आएगी इज। इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये वन वर्ड का क्वेश्चन आ गया। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का डर, अंधेरे के डर को बोलते हैं आप निक्टोफोबिया, जो आप याद रखना नाइट से बना, नाइट में अंधेरा होता है और नाइट से बना क्या निक्टोफोबिया। फोबिया यानी डर, जहां जहां वर्ड फोबिया आ गया ना डर है, ये सारे डर ही है अलग अलग। क्लोस्ट्रोफोबिया में क्लोज यानी कि कोई चीज अगर नजदीक हो, छोटी जगह हो, है ना, उसके लिए आप क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। जब सकड़ी जगह में आपको लगता है कि मरने का डर है, कुछ दीवारें कुचल देंगी आपको, लिफ्ट वगैरह में डर लगता है, छोटी जगह में फंस के मरने का डर, क्लोस्ट्रोफोबिया। और एक्रो यानी होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई से डर लगे तो एक्रोफोबिया। जीनोफोबिया होता है जब किसी दूसरे देश के लोगों से आपको बहुत नफरत होती है, नापसंद करते हो आप उनको, उसको जीनोफोबिया कहते हैं। तो यहाँ अंधेरे की बात कर रहा है डर के, तो ये निक्टोफोबिया हो जाएगा। फिर देखो, विच टीचिंग एड इज कॉमनली यूज इन ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड में कौन से टीचिंग एड यूज किए जाते हैं। ऑडियोलिंगुअल, ऑडियो में नाम से लग रहा होगा, ऑडियो सुनने वाली चीज यानी टेप रिकॉर्डर और लेबोरेटरी, उनका यूज किया जाता है। टेप रिकॉर्डर, ऑडियो और मटेरियल्स, इनका, तो आंसर आप बी कर देंगे। रीडिंग और राइटिंग किस तरह की स्किल है, पढ़ना और लिखना, ये राइटिंग रिटर्न स्किल्स में आते हैं, रिटर्न स्किल में आते हैं रीडिंग और राइटिंग। ओरल में आते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग, एल और आर। रिसेप्टिव सुनने में, रिसेप्टिव ग्रहण करने में, तो या तो आप सुन के ग्रहण करते हो या पढ़कर ग्रहण करते हो। प्रोडक्टिव यानी आउटपुट स्किल, आउटपुट कैसे करोगे, या तो बोल करके बताओ किसी को या लिख करके बताओगे, तो इसमें आता है स्पीकिंग और राइटिंग। रिटर्न स्किल में दोनों आएंगे, रीडिंग और राइटिंग, तो आंसर आप इसका डी करेंगे दोस्तों। दो क्वेश्चन और बचे हैं। कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज फोकस ऑन, कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज में किस तरह की चीजों पे फोकस ज्यादा किया जाता है। इसमें मीनिंगफुल यूज ऑफ फॉर्म, फॉर्म यानी जो ग्रामर है उसका मीनिंगफुल यूज करवाना, मीनिंग भी समझ में आ जाए और ग्रामर भी सीख ले, ये होता है कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज में। मीनिंगफुल यूज ऑफ फॉर्म, है ना, ग्रामर को मीनिंगफुल तरीके से सीखना। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका है, कम्युनिकेटिव अप्रोच डेवलप्ड एज रिएक्शन टू। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो किसके रिएक्शन के रूप में डेवलप हुई है। तो देखो किसके बाद आई, मतलब किसके रिएक्शन के रूप में आई। सबसे पहले आई जीटीएम, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, फिर उसके रिएक्शन में आया डायरेक्ट मेथड, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाएं। फिर डायरेक्ट मेथड से लोग परेशान हुए तो स्ट्रक्चरल मेथड आया इंग्लैंड के अंदर। फिर इससे परेशान हुए, कमियां आई, तो फिर ऑडियोलिंगुअल मेथड आया अमेरिका में। और फिर जब ये भी लोगों को लगा कि यार तो बहुत ही हार्ड हो रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, तो फिर सीएलटी आया, सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। तो ये किसके रिएक्शन में आया, ऑडियोलिंगुअल मेथड के रिएक्शन में आया, तो आंसर आप क्या कर देंगे, सी कर देंगे। तो इस तरह से आपके मेथड, वोकैब और ग्रामर सारे क्वेश्चन हो गए। आई होप क्लास समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं शिक्षक ग्रेड 3 टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 2.0 के L1 के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। और पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा असत्य नहीं है। जो असत्य कथन नहीं है वो आपको इनमें से छांटना है, ठीक है। नॉट ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, असत्य कथन नहीं है। तो असत्य नहीं है इसका मतलब क्या है भाई, सत्य तो है। असत्य नहीं है इसका मतलब क्या है, सत्य है। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती है, ये कथन सत्य है क्या, नहीं, ये असत्य है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती, क्योंकि आप 2 को देख लो, 2 एक अभाज्य संख्या है और जो क्या है, सम है।
ये कथन तो असत्य हो गया। 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 20 है मेरे बंधु। 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। जिसमें 1 से लेके 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 1 से 10 तक में 2, 3, 5 और 7 ही होती है, 9 नहीं होती, तो 4 होती है। 25 में से 4 घटाओगे तो 2 अंक वाली टोटल कितनी मिलेगी? 21। जबकि ये बोल रहा है 20, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? असत्य है। नेक्स्ट अगला, 1 अंक वाली केवल 3 अभाज्य संख्या है। 1 अंक वाली 3 नहीं है साहब, 4 है, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? असत्य। नेक्स्ट अगला, एक अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ये जरूर बात क्या है? सत्य है कि अभाज्य संख्या के 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे कोई भी अभाज्य संख्या 2 ले ली, इसके 2 फैक्टर हो गए, 1 व 2 खुद। 3 ले ली, इसके 2 फैक्टर हो गए, 1 व 3। 5 ले ली, इसके 2 फैक्टर हो गए, 1 व 5। 7 ले ली, इसके 2 फैक्टर हो गए, 1 व 7। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो, आपने 10 ले ली तो इसका 1, 2, 5 और 10 ये लो 4 फैक्टर हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो अभाज्य संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो गया। 1/11 किसके बराबर है? मेरे बंधु या तो आप ऑप्शनों को टैली कर लो। ये बताओ इसका सॉल्यूशन होता है 9/1000। क्या ये 9/1000 1/11 के समतुल्य भिन्न है क्या? नहीं है। 0.09 पे बार है, तो जितने अंकों पर बार है उतने नीचे क्या लगा दो? 9। ये जरूर 1 कितना आ गया? 11। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है? सही। ये कहता है टोटल लिख दो, 009 लिख दो, विदाउट बार वाले घटा लो, जितने अंकों पर बार है उतने नीचे 9 और जितने अंकों पर बार नहीं उतने 0। तो ये 1/100 आ जाएगा। ये राइट आंसर नहीं होगा। ये हो जाएगा जितने अंकों पर बार हैं उतने नीचे 9 और जितने पर बार नहीं उतने 0। तो 1/110 राइट आंसर आपके पास में ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। या फिर इसका ऑल्टरनेट तरीका है, आप 1 में भाग दो 11 का, 0 और यहां 0 उतारा तो वहां पॉइंट, 10 में नहीं गया, 0 उतारा तो यहां 0 उतारना पड़ेगा, 11 9 99 और फिर कितना बच गया? 1। अभी भाग नहीं जाता तो 0 और फिर एक 0 और उतारो, 11 9 99 और ये सिलसिला इनका चलता रहेगा, मतलब 0909009 आएगा। और 0909 का मतलब 0.09 पर क्या आएगा बंधु? बार आएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, किसी धन पर 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपए है। इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? लो बताओ बंधु, साधारण ब्याज दे दिया 8% की दर से। इस 8% की दर का मतलब होता है 8 बटे कितना? 100। मेरे बंधु 4 का भाग 2 बार और 4 का भाग कितनी बार? 25 बार। अब 2 साल का स्ट्रक्चर बना लेता हूं मैं इस प्रकार से। 2 साल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है और प्रिंसिपल मान लेता हूं, माना मूलधन। ऐसा मानना पड़ेगा आपका कि 2 बार 25 का भाग तो चला ही जाए, तो 625 ही क्यों नहीं मान लेते हैं। और 2/25 का भाग लगाओगे, 25 दूनी 50 आ गया और यहां पे भी 50 आ गया और 2/25 लिख दिया। 25 दूनी 50, 4 रुपए आ गया। तो मुझे बताओ, किसी धन पर 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 2400 रुपए है, तो इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज 2400 रुपए दे रखा है, तो यहां से साधारण ब्याज हमारे पास में कितना है बंधु बताओ? 50 कितना? 100 है। और चक्रवर्ती ब्याज चाहिए तो 100 + 4 कितना हो गया? 104 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे हम, और ये हो गया 24 चौक 96 और ये 6 और 9 और ये 24 2496 राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में। ओके,
तो 2496 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन यहां से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। उसका अंकित मूल्य 600 रुपए, तो क्रय मूल्य क्या होगा? दो तरीके हैं मेरे बंधु। इसका एक डायरेक्ट ट्रिक तो ये होता है कि एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस ए। सीधी ट्रिक तो ये है। और बताओ बंधु, यहां से एमआरपी कितनी दे रखी है आपको? एमआरपी उस वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, तो 600 गुणा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, तो 90। सीपी का मान कितना है? सीपी का मान आपके पास में नहीं है, 20% का लाभ कमाता है, 120। मेरे बंधु इनको कैंसिल आउट कर दो आप, और कैंसिल आउट करोगे तो 0 से 0 काट दिया, और 12 पंजो 60 होता है, तो 50 बार भाग गया, 9 5 45, 450 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका और बताता हूं मैं आपको। आप एक चीज देखो बंधु, एक वस्तु पर 10% की छूट देता है, ओके, और 20% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। जिस वस्तु की एमआरपी 600 रुपए है, कितनी है? 600 रुपए है, उस वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। मेरे बंधु सुनना, यहाँ पे आपको एक पता है कि एसपी का फॉर्मूला होता है एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बट्टे कितना? 100। यहां से मुझे एसपी की वैल्यू मिल जाएगी 600 गुणा 10% छूट है, तो 90 बटे 100, और ये आ गया 9654 एसपी 540। 540 सेलिंग प्राइस आ गया, तो यही एसपी का फॉर्मूला अगेन लगा दो, सीपी गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपॉन 100, और यहां से 540 करते हुए सीपी गुणा 20% लाभ का मतलब 120 बटा कितना? 100। हाँ जी, 20 का भाग दे दिया, तो 20 का भाग 6 बार, और 20 का भाग कितनी बार? 5 बार। 6 का भाग 9 बार 90, और सीपी का मान 9 पंजो 45, 400 कितना? 50। दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, ये इसी का शॉर्ट रूप है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, एक गनाब की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 और ऊंचाई 10 है। इसको पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा के घन बनाए जाते हैं, तो गनाब के आयतन में परिवर्तन नहीं हो, तो इस प्रकार बने हुए घनों की संख्या। और घनों की संख्या अगर आपको चाहिए, घनों की संख्या चाहिए, तो बंधु बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग लगा दो। बड़ी आकृति का आयतन है 30 गुणा 25 गुणा 10, ओके। छोटी आकृति का आयतन है 5 गुणा 5 गुणा कितना? 5। 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का भाग है 6 बार, 6 को 10 से गुणा करोगे, इस प्रकार छोटे छोटे घन कितने बनेंगे? 60 बनेंगे। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आपको। और अब ये मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो चुका है। थैंक यू।